Hello viewers, welcome back to Easy English. You all are welcomed here on this channel, and here I am going to teach you about present indefinite tenses today. So the video is going to be very interesting and very simple for all of you. बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में. अगर आपको टेंसेस बिल्कुल भी नहीं आते देन डोंट वरी, आज की इस वीडियो के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस हमेशा के लिए रट जाएंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस. देखो, टेंसेस में सारा खेल होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का. हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले एक बार बात कर लेते हैं वर्ब्स के बारे में. अगर आपको वर्ब्स के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर वर्ब को एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टॉपिक पर. देखो, वर्ब का मतलब होता है जो भी काम आप कर रहे हो उसकी इंग्लिश जो है, मतलब इंग्लिश में उस काम करने को जो भी कहेंगे वो वर्ब होगा. जैसे आप बोल रहे हो, बोलने को इंग्लिश में कहा जाता है स्पीक. ठीक है, तो स्पीक क्या है? एक वर्ब है. ठीक है, मतलब वर्ब का मतलब होता है आप क्या काम कर रहे हो. ठीक है, उसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे तो वो इंग्लिश उसकी वर्ब होगी. जैसे वॉक, आप चलने का काम कर रहे हो, तो चलना आपका काम है कोई, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? वॉक. तो वॉक क्या होगी? वर्ब होगी. ऐसे मान लो आप कुछ काट रहे हो, तो काटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कट करना. ठीक है, तो कट जो वर्ड है वो क्या है? एक वर्ब है, क्योंकि वो किसी काम करने को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ लिख रहे हो, तो आप क्या काम कर रहे हो? लिखने का. उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट. लिखने को इंग्लिश में कहा जाता है राइट. तो राइट क्या है? एक वर्ब है. इसी तरीके से आप कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड. ठीक है, तो रीड जो है वो क्या है? एक वर्ब है. इसी तरीके से आप किसी से कुछ कह रहे हो, तो कहने को इंग्लिश में कहा जाता है से. तो से क्या हो जाएगा? एक वर्ब. आप किसी से कुछ पूछने का काम कर रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है आस्क. तो आस्क क्या है? एक वर्ब. यानी कि जो भी काम आप करते हो, अब हिंदी में तो आपको पता है उसको क्या कहते हैं. ठीक है, इंग्लिश भी तो होगी ना उस वर्ड की कोई ना कोई, तो इंग्लिश में वो जो वर्ड होगा उसको आप वर्ब कहोगे. ठीक है, यानी कि वर्ब वो वर्ड्स हैं इंग्लिश के जो किसी काम के करने को दर्शाते हैं. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? आपके वर्ब हैं. अब देखो, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. कोई भी वर्ब हो, ठीक है, तो उस वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो वो सब हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो टेंसेस में सारा खेल है वो इन वर्ब्स का ही है. ठीक है, किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, किसी में सेकंड फॉर्म लगानी होती है, किसी में थर्ड फॉर्म लगानी होती है. तो हमें जितनी ज़्यादा वर्ब्स आती होंगी हम उतने ज़्यादा टेंसेस बना पाएंगे. ठीक है, क्योंकि लाइन को हिंदी से इंग्लिश में तो आप तभी कन्वर्ट कर पाओगे ना जब आपको उस वर्ड की इंग्लिश आती होगी. ठीक है, तो वर्ब्स जो हैं, कोई भी वर्ब हो उसकी 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वर्ब है आपकी स्पीक. स्पीक का मतलब क्या होता है? बोलना. ठीक है, तो बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक. क्योंकि आप कुछ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो? बोलने का, तो उसकी इंग्लिश आपकी वर्ब होगी. तो स्पीक आपकी वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म है. इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्पोक. और थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन. स्पीक, स्पोक, स्पोकन. तो किसी टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, किसी में सेकंड फॉर्म लगानी होती है, किसी में थर्ड फॉर्म लगानी होती है. इसीलिए हमें वर्ब्स की सारी फॉर्म्स आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म भी पता होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म भी पता होनी चाहिए. ऐसे ही राइट. राइट का मतलब क्या होता है? लिखना. अगर आप लिखने का काम कर रहे हो तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? राइट. और क्योंकि ये किसी काम को दर्शा रहा है कि आप कोई काम कर रहे हो, इसीलिए राइट एक वर्ब है. इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन. राइट, रोट, रिटन. इसी तरह से आप किसी से कुछ कह रहे हो, यानी कि आप क्या काम कर रहे हो? कुछ कहने का काम कर रहे हो, तो से आपकी क्या हुई? वर्ब हुई. इसकी सेकंड फॉर्म होती है सैड और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? सैड. इसी तरीके से आप चल रहे हो, तो आप क्या काम कर रहे हो? चलने का काम कर रहे हो,
तो चलने के लिए इंग्लिश होती है वॉक, वॉक की सेकंड फॉर्म होती है वॉक्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है वॉक्ड। इसी तरीके से हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हमारा आज जो टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें लगाई जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वर्ब की कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, कहाँ लगानी होती है ये फर्स्ट फॉर्म हमें? चलो एक बार देखते हैं स्ट्रक्चर अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखो ऐसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले लगाना होता है सब्जेक्ट, उसके बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से तैयार हो जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो फर्स्ट फॉर्म के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, अब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, चलो एक बार इनको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किन्हें कहते हैं। देखो, वह रोज़ चाउमीन खाता है। इस लाइन में क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है, तो खाना तो आपकी वर्ब हो गई। अब ये खा कौन रहा है? खाने का काम कौन कर रहा है? वह रोज़ चाउमीन खाता है, या कौन खा रहा है? वह। ठीक है, तो ये जो वह वर्ड है इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही। तो ही क्या होगा? सब्जेक्ट। क्लियर? ठीक है, खाता तो वर्ब हो गई और वह यानी कि ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब खाने का काम कर रहा है, जो चीज़ वो खा रहा है वो चीज़ बन जाएगी आपका ऑब्जेक्ट। अब जैसे वो चाउमीन खा रहा है तो चाउमीन ऑब्जेक्ट है। अगर वो फल खा रहा होता तो फल ऑब्जेक्ट होता। फल की इंग्लिश क्या होती? फ्रूट। तो फ्रूट आपका ऑब्जेक्ट होता। यानी कि जो भी चीज़ खाई जा रही है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। यहाँ क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। ठीक है, पढ़ने की इंग्लिश रीड। रीड आपकी वर्ब हो गई। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मेरे पिताजी, माय फादर। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? माय फादर। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं, जो चीज़ वो पढ़ रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट। अब वो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अखबार यानी कि न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर वो कोई कहानी पढ़ रहे होते तो वो कहानी की इंग्लिश क्या होती? स्टोरी। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बन जाता? स्टोरी। यानी कि जो भी चीज़ पढ़ी जा रही होगी वही ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे धोबी कपड़े धोता है, तो यहाँ काम क्या हो रहा है? धोने का। धोने की इंग्लिश वॉश। ठीक है, तो वॉश तो आपकी वर्ब हो गई। धोने का काम जो भी कोई कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा। यहाँ कौन धो रहा है? धोबी। धोबी कौन होता है? वॉशर मैन। ठीक है, तो धोबी जो है यानी कि वॉशर मैन वो आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट। और क्या धो रहा है वो कपड़े धो रहा है यानी कि क्लॉथ्स। तो क्लॉथ्स क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिंकी बाज़ार जाती है। यहाँ पर क्या काम हो रहा है? जाने का। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो ये तो वर्ब है। अब जो पर्सन जा रहा है वो क्या है? सब्जेक्ट। तो रिंकी जा रही है तो रिंकी क्या है? सब्जेक्ट। जा रही है तो कहीं ना कहीं तो जा रही होगी, तो जहाँ भी वो जा रही है वो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहाँ जा रही है? अभी मार्केट। तो मार्केट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे वह गाना गाती है। क्या काम हो रहा है यहाँ? गाने का। गाने की इंग्लिश सिंग, SING। ठीक है, तो सिंग आपकी क्या हुई? वर्ब। कौन गा रही है? वह यानी कि शी। कोई लड़की है ना, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? शी। लड़का हो तो वह की इंग्लिश होती है ही, लड़की हो तो वह की इंग्लिश होती है शी, SHE। ठीक है, तो शी आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या चीज़ गाई जा रही है? गाना गाया जा रहा है, तो गाना क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, आई होप आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये समझ आ गया होगा किसे कहते हैं। अब एक चीज़ आपने नोटिस की हो, इन सभी लाइंस के एंड में ता है, ते है, ती है। जैसे खाता है, बोलता है, धोता है। ठीक है, ता है। इसी तरीके से पढ़ते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, इसी तरीके से जाती है। तो इन सभी लाइंस के एंड में ता है, ते है, ती है, इसी तरह की हिंदी आ रही है। ठीक है, लाइन के एंड में क्या आ रहा है? ता है, ते है, ती है, इस तरीके की सेंस। तो ऐसी अगर आपको लाइंस है, इनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। कौन सी लाइंस? जिनके एंड में ता है, ते है, ती है आता है, तो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें लगाना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल।
ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। तो इनकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल आना चाहिए, और रूल वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो अब देखते हैं, एक लाइन को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हिंदी से इंग्लिश बनाई जाती है या इंग्लिश से हिंदी बनाई जाती है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। तो देखो क्या है लाइन, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अब इस लाइन के एंड में ते है लगा हुआ है, इसलिए इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाना है। और क्या है रूल, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। जो भी कोई पढ़ने का काम कर रहा है वो है सब्जेक्ट। कौन कर रहा है पढ़ने का काम, मेरे पिताजी। तो माय फादर क्या है आपका सब्जेक्ट। तो लाइन के स्टार्टिंग में हम क्या लगाते होते हैं, सब्जेक्ट। लाइन की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, तो स्टार्टिंग में हमने क्या लगा दिया, माय फादर। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं तब बताऊंगी जब हमें इसका यूज़ करना होगा। फ़िलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 चीज़ें लगती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आती है फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की। ठीक है, वर्ब लगानी होती है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब यानी कि जो भी काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की इंग्लिश रीड, और रीड फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यानी कि माय फादर के बाद वर्ब आएगी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि रीड। अब इस रीड में मैंने एस भी लगाया हुआ है, ये क्यों लगाया हुआ है अभी बताते हैं, पहले आगे देखो। वर्ब के बाद फिर किस चीज़ का नंबर आता है, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब पढ़ने का काम किया जा रहा है, जो भी पढ़ा जा रहा है वो है आपका ऑब्जेक्ट। कहानी पढ़ी जा रही है तो कहानी ऑब्जेक्ट, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट, तो अखबार पढ़ रहे हैं यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अ न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया। माय फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर, ये बन गई इसकी इंग्लिश। सो सिंपल, वेरी इजी। था कुछ इसमें डिफ़िकल्ट? नथिंग। चलो अब देखते हैं कि हमने फर्स्ट फॉर्म तो लगाई, लेकिन उसके साथ एस क्यों लगाया। माय फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर, यहाँ रीड तो ठीक था, लेकिन ये एस क्यों आया रीड के साथ। तो देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमें बात ध्यान रखनी होती है कि हम जिस सब्जेक्ट के साथ अपनी वर्ब लगा रहे हैं वो सब्जेक्ट एक है या एक से ज़्यादा है, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर मीन्स सिंगल, यानी कि एक पर्सन, और प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा, जैसे एक वचन बहुवचन हिंदी में होता है ना, वैसे ही। अगर आपका काम को करने वाला एक ही पर्सन है, अकेला पर्सन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप फर्स्ट फॉर्म लगाओगे उसमें एस या ई एस, वो डिपेंड करेगा किस वर्ब के साथ एस आता है और किसके साथ ई एस आता है। जैसे देखो गो, गो के अंदर एस ऐड नहीं होता, गो के साथ लगता है ई एस। ठीक है, वो गोज बन जाता है। और ऐसे ही आपको डू के साथ लगाना हो एस या ई एस में से, तो डू के साथ ई एस लगता है। ठीक है, मोस्टली वर्ब के साथ एस लगता है, और कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हमें ई एस लगाना होता है। तो फिलहाल हमारी वर्ब है रीड, रीड में एस ऐड होता है। तो माय, अगर आपका काम को करने वाला पर्सन एक है तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, एस, यानी कि सिंगल पर्सन है, एस फॉर सिंगल, एस फॉर एस। ठीक है, सिंगल पर्सन है तो आपको एस या ई एस अटैच करना है। जैसे माय फादर, अकेले ही हैं, भी एक ही फादर है ना, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो मेरे पिताजी कितने पर्सन है, एक ही पर्सन है, तो इसीलिए रीड तो लगाएंगे, उसमें साथ में एस भी लगाएंगे, क्योंकि माय फादर एक सिंगल पर्सन है। रीड, जो रीड कर रहा है वो एक ही पर्सन है, काम क्या हो रहा है, रीड करने का। और कितने पर्सन रीड कर रहे हैं, एक ही पर्सन रीड कर रहा है। तो जब भी कोई सिंगल पर्सन काम को कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस वो अटैच हो जाएगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट देखो, ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, यहाँ पर भी रीडिंग का काम हो रहा है, पढ़ने का काम, और कौन पढ़ रहा है, ही किसके लिए लगाते हैं, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है। ठीक है, तो ही यहाँ पर किसी लड़के के लिए आया है, किसी एक लड़के के लिए। ठीक है, इसीलिए ही जो है वो लड़के के लिए आता है।
तो एक ही लड़का है तो इसीलिए क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म जो भी लगाओगे उसमें एस लगाना है या यस, डिपेंड अपॉन द वर्ब। नेक्स्ट इज शी रीड्स अ न्यूज़पेपर। शी किसके लिए आता है, एक लड़की के लिए, ठीक है। तो शी एक ही है तो यहाँ पर भी रीड में क्या अटैच हो जाएगा, एस। हिज ब्रदर रीड्स अ न्यूज़पेपर, अब उसका ब्रदर पढ़ रहा है, अब उसका ब्रदर एक ही है, ठीक है। हिज ब्रदर यानी कि उसका भाई, उसके भाई नहीं, ठीक है, तो उसका भाई है। अगर एक से ज़्यादा होते तो ब्रदर्स लगा होता, ठीक है। तो एक ही है इसीलिए फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे। दे रीड अ न्यूज़पेपर, अब यहाँ पर सिर्फ रीड है क्योंकि दे क्या किसके लिए यूज़ होता है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग हैं, चाहे लड़के हैं लड़कियां, चाहे मिक्स से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, एक से ज़्यादा लोगों के लिए दे लगाते हैं। तो दे एक से ज़्यादा है तो उसके साथ क्या आ जाएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, ऐसे ये सब नहीं आएगा। ऐसे ही वी रीड अ न्यूज़पेपर, वी का मतलब कौन होता है, हम, कि हम ये काम कर रहे हैं, तो हम भी एक से ज़्यादा होते हैं इसीलिए इसके साथ भी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू रीड अ न्यूज़पेपर, यू एक के लिए भी लगाया जा सकता है और एक से ज़्यादा के लिए भी, तो नॉर्मली हम इसके साथ इसको हम प्लूरल मान के ही चलते हैं, यानी कि यू को हम बहुवचन मान के चलते हैं, ठीक है। तो यू के साथ भी क्या आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। आई जो है वो एक ढीठ प्रोनाउन है इंग्लिश ग्रामर का। आई है तो सिंगल, लेकिन इसका जो मन में आता है ये वही करता है, ये अपने साथ प्लूरल वाला रूल फॉलो करता है। आई कहता है मैं तो नहीं लेता फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस, मैं तो अकेला ही रहूँगा। आई का मतलब क्या होता है, मैं ही रहूँगा, बस अहंकार भरा पड़ा है इसके अंदर, मैं हूँ तो बस मैं ही रहूँगा, ठीक है। तो ये ऐसी आई एस लगाने से सरासर मना कर देता है, ठीक है। तो इसके साथ भी हमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए हमने लिखा आई रीड अ न्यूज़पेपर। आई के साथ भी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ भी क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। लेट वी टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो एग्जाम्पल इज़ मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। तो काम क्या हो रहा है यहाँ, पकाने का, क्या पकाया जा रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट है, काम जो हो रहा है वो आपकी वर्ब है। काम हो रहा है पकाने का, पकाने की इंग्लिश कुक होती है, ठीक है। तो आपकी वर्ब है कुक, जो चीज़ पकाई जा रही है वो है आपका ऑब्जेक्ट, पकाया जा रहा है खाना तो फूड है आपका ऑब्जेक्ट, और जो पर्सन पका रहा है वो है आपका सब्जेक्ट। तो कौन पका रहा है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी जो है आपका सब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में आएगा, मेरी मम्मी यानी माय मदर, ठीक है। उसके बाद क्या लगानी है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगानी है, किसकी, वर्ब की। वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, काम हो रहा है पकाने का, पकाने की इंग्लिश कुक, तो कुक आपकी वर्ब है। अब देखो सब्जेक्ट को भी देखो एक बार, एक ही पर्सन पका रहा है ना, तो इसीलिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी बल्कि उसमें एस या ई एस भी लगाना है, तो कुक के साथ एस लगता है तो ये बन जाएगा कुक्स। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या पकाती हैं, बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, ठीक है। क्या पकाती हैं, बहुत अच्छा खाना। अब देखो अच्छा खाने का मतलब क्या है, टेस्टी खाना, अच्छा खाना हम टेस्टी खाने को ही तो कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं स्वादिष्ट ही लिखा हो ऊपर हिंदी में, कॉमन सेंस की बात है, अच्छे खाने का मतलब है टेस्टी खाना, ठीक है। तो टेस्टी फूड या डिलीशियस फूड, ठीक है। तो अच्छा खाना यानी कि यहाँ पर स्वादिष्ट खाना, तो क्या लिखा, बहुत अच्छा खाना पकाती हैं, तो बहुत अच्छा खाना ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो गया, वेरी डिलीशियस फूड, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ आपको जो है क्या करनी है, ट्रांसलेशन करनी है हिंदी टू इंग्लिश। अगर कोई लाइन आपके मन में हिंदी में है, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपको पहले देखना है उस लाइन का एंड कैसे हो रहा है, ठीक है। उसका एंड अगर ता है, ते है, ती है पर हो रहा है, तो आपको इस रूल को फॉलो करना है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। आई होप ऑल द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। सो हियर इज़ वन मोर एग्जाम्पल, हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। अब इस लाइन के एंड में क्या है, ते है, तो जो भी लाइन ता है, ते है, ती है पर एंड हो रही है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट होगी इंग्लिश में, यानी कि उसको इंग्लिश में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस लाइन में भी हम पहले सब्जेक्ट लगाएंगे,
सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला। हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं, या खेलने का काम हो रहा है और कौन कर रहा है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। हम हमारा सब्जेक्ट है, तो वो स्टार्टिंग में आएगा, तो हमने वी लगा दिया स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया वी। उसके बाद हमें लगानी है फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा काम क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने की इंग्लिश प्ले। तो प्ले है हमारी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, तो प्ले। इसमें देखो हमने SEIS नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि कितने लोग खेल रहे हैं? हम खेल रहे हैं। हम में एक पर्सन तो आएगा नहीं, एक से ज़्यादा लोग आएंगे। तो एक से ज़्यादा के साथ जब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसमें SEIS नहीं जोड़ते। ठीक है, तो एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या खेल रहे हैं? काम खेलने का हो रहा है, तो जो चीज़ खेली जा रही है, कुछ ना कुछ तो खेल रहे होंगे ना, तो जो चीज़ खेल रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगा देंगे? क्रिकेट। उसके बाद जो बच गया वो लास्ट में लगा दो। हर रोज़ खेलते हैं, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? एवरीडे। एवरीडे या डेली बोथ आर करेक्ट, तो वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। सो दिस इज़ द ट्रांसलेशन। तो देखो अभी तक जो ये हमने सेंटेंसेस किए, एग्जाम्पल्स देखे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, इसमें ना तो कोई क्वेश्चन वाली सेंस थी और ना ही कोई नेगेटिव सेंस थी। ठीक है, तो ये बिना क्वेश्चन के और बिना नेगेटिव सेंस के थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अभी तक हमने किया हम क्रिकेट खेलते हैं, उसमें नहीं वाली यानी कि नेगेटिव सेंस नहीं थी। ठीक है, अब अगर बीच में नहीं भी आ जाए, फिर इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? या फिर मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, ये हमने कर लिया। क्या मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, या क्या तुम्हारे पिताजी अखबार पढ़ते हैं? मतलब लास्ट में तो ते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया, क्या तुम्हारे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, या क्या तुम ये काम करते हो, क्या वो ये काम करती है? ठीक है, तो क्वेश्चन जब पूछ लिया तो उसको फिर इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं? अब यहाँ दोनों चीज़ें आ गई, क्या भी आ गया यानी कि क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, और नॉट भी आ गया यानी कि नहीं भी आ गया। तो क्वेश्चन में चेंज करने के लिए अपनी लाइन को, अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें क्या करना पड़ता है, और नोट कहाँ पर लगाना होता है? नहीं के लिए ऑब्वियसली नोट लगाना पड़ेगा, तो कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? ठीक है, तो यहाँ पर भी ते हो पर तो लाइन एंड हो रही है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है ही, लेकिन इसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नोट कहाँ लगाएंगे? नहीं की इंग्लिश नोट कहाँ लगाएंगे? और क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्वेश्चन बनाने के लिए इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा? अपनी लाइन का में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? तो ये सब चीज़ें वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट पार्ट, इन नेक्स्ट वीडियो। इसी के अंदर एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और आपके लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 to 3 टाइम्स आप इस वीडियो को रिवाइज़ करो, और वैसे तो एक बार देखने से क्लियर हो जाएगा, लेकिन 2-3 बार देखने से ये होता है कि चीज़ें हमेशा के लिए हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारे माइंड से कभी जाती नहीं है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिवाइज दिस पार्ट, एंड देन यू विल लर्न अबाउट पार्ट 2 यानी कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव टेंसेस। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट दैट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको टेंसेस समझ आए हैं, अगर आपको भी वाकई लगा है कि हमें कुछ सीखने को मिला है, देन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। And till then, take care, bye bye, thank you, thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe this channel.